सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो वो आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले। गाइस, तो हमने पहले जो पेज नंबर 75 तक उसको कंप्लीट किया था, तो आज हम पेज नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम देखते हैं। सो गाइस, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो महमूद गजनवी था वो उसने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 1000 ईस्वी तक उसने पहला इंडिया पे अटैक किया था। तो आगे देखते हैं यहाँ से महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के अन्य पवित्र स्थान मथुरा पर आक्रमण किया। यहाँ भी उसने भगवान केशव को मूर्ति को अपमानित किया। महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यानी उसने मथुरा में तो ऑलरेडी अटैक कर दिया था, अब उसके बाद वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए सोच रहा था। यहाँ का विशाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात भी थे। मंदिर की आय का स्रोत 10,000 गाँवों का राजस्व था। यहाँ पे जो मंदिर को पैसा मिलता था वो गांव से जो टैक्स कलेक्ट करते थे उससे उनको मंदिर को पैसा मिलता था, और वो यही पैसा चुराने की कोशिश कर रहा था। मंदिर में एक सोने की घंटी लगी थी जिसका वजन कई मन था, यानी बहुत ज़्यादा इसका वेट था। महमूद गजनी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने व धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर का अधिकार करने में 3 दिन लग गए। यानी उसने अटैक तो किया, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। फिर भी उसने 3 दिन में ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। महमूद गजनी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेकों हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई। तत्पश्चात महमूद ने मंदिर को लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। यहाँ प्राप्त धन को महमूद ऊँटों पर लादकर गजनी ले गया। गजनी, जैसा कि जानते कि जगह था गजनी, वहाँ ले गया वो। जब वह गजनी लौट रहा था तो सिंध के जाटों ने उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन वह किसी तरह भारत से धन गजनी ले जाने में सफल रहा। गजनी पहुंचकर उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए उसने एक बार पुनः आक्रमण किया। यानी जब वो रास्ते में जा रहा था तो उस पर अटैक होने के बाद उसने वहां जाने के बाद डिसाइड किया कि मैं दोबारा एक बार जो जाट जिन्होंने मुझे रोका था उनको सबक सिखाने के लिए उसने दोबारा अटैक किया। यह गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान उसने स्त्री व बच्चों को भी मार डाला। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी 1030 में वो फाइनली डेड हो जाता है, और उसके बाद उसने अटैक नहीं किया। नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं मथुरा के मंदिर पिछली कई शताब्दियों में भारतीय ज्ञान, कला एवं संस्कृति के केंद्रों के रूप में उभरे थे। उन्हें नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारत को धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाया। महमूद भारतीय संस्कृति, ज्ञान एवं आस्था के प्रमुख केंद्रों को नष्ट करके हिंदुओं के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाना चाहता था। उसकी कृत्यों ने हिंदुओं के मन में और मुस्लिम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। यानी उसने क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो रिलीजन को भी डिवाइड करने की कोशिश की। अब बात करते हैं महमूद गौरी का आक्रमण। एशिया में अब गजनी राज्य का स्थान गौरी के स्थान ने ले लिया। जैसे कि देखा हमने लास्ट पेज में कि जो महमूद गजनी था उसका वो डेड हो चुका था। उसके बाद कौन आते हैं, महमूद गौरी आते हैं। गौर के शासक महमूद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने 1075 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। गौरी के भारत पर आक्रमणों के समय उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राजवंश, गुजरात के चालुक्य, दिल्ली अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज तथा कन्नौज के गढ़वाल जयदेव राठौर थे। यानी 3 ऐसे राजा थे जो उनके अटैक के टाइम पे थे। तीनों ही अपने आप में इतने सक्षम थे कि वह अकेले मोहम्मद गौरी का लोहा ले सकते थे। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। इसके बाद वह उच्च के दुर्ग पर कूटनीतिपूर्वक विश्वासघात से अधिकार ले लिया उसने। ये उसने वहाँ से जीता, लेकिन धोखे से जीता। महमूद गौरी गुजरात का समृद्ध बड़ा प्रभावी था, उस पर अधिकार करना चाहता था। वह मोहम्मद गौरी कई अजीवित आक्रमणकारी नहीं था। भारत सदैव से वीरों की भूमि रही। यहाँ पर होने वाले आक्रमणों को वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद गौरी को भी भारत में कई बार हार का सामना करना पड़ा। महमूद गौरी का भारत में पहली बार राज्य 1178 से 79 ईस्वी में गुजरात में हुआ। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक मूल राज द्वितीय का शासन था। महमूद गौरी ने दक्षिण राजपूत होते हुए
अलिनवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय एवं भीमदायक की साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में अलिनवाड़ा सेना ने आबू पर्वत के निकट कायंद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी का सामना किया। यानी उनसे भी लड़ाई हुआ और उन्हें कायंद्रा नामक की जगह थी, वहां से उनसे फाइट की थी। मोहम्मद गौरी की सेना पूर्ण रूप से यहाँ पे पराजित हुई। गौरी किसी प्रकार गुजरात को अपनी पराजित सेना सहित वहां से भाग गया। वह मोहम्मद गौरी के भारत में पहली पराजय थी। भारतीय राजाओं ने मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था, उसमें सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित करके वापस लौटाने पर उसको मजबूर कर दिया। इस बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण अपना रास्ता बदल दिया। अब उसने पंजाब की ओर से भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। पंजाब क्षेत्र पर उस समय गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का शासन था। उसने खुसरो मलिक को 1186 ईस्वी में हरा दिया। पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया था। अब वह आगे बढ़कर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। दिल्ली पर उस समय चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय का सत्ता थी। वह एक बड़ा ही वीर शासक था। जब 1190 में गौरी ने सरहिंद को जीत लिया तो पृथ्वीराज अब इस विदेशी आक्रमण को रास्ता रोकने के लिए ताइरान के मैदान में आ डटा। 1191 में ताइरान के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। यानी जब भी वो हारने वाला था तो अपनी जान बचा के वो भाग जाता था। लेकिन अगले वर्ष मोहम्मद गौरी ने भारत पर पुनः आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच पुल के एक ताइरान का दूसरा युद्ध 1192 में। पहला युद्ध कब हुआ था? ताइरान का जो फर्स्ट युद्ध था वो 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में। ये आपको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का परिचय दिया, लेकिन वह हार गया। दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। यानी वो हार गए थे इस बार सेकेंड वॉर में। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने 1193 में भारत पर अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया तथा मेरठ व अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चाकबंदर के युद्ध के दौरान कन्नौज के शासक को भी हरा दिया। अब कन्नौज के क्षेत्र पर गौरी की सत्ता स्थापित हो गई थी। यानी वो धीरे धीरे एक्सपेंशन करते जा रहा था। गौरी की एक सेना बख्तियार खिलजी ने 1198 में बंगाल की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया और यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की यहाँ पे शासन करते थे। यहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सेन थे। इस आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलेगा, को तहस नहस कर दिया। यहाँ के भवनों सहित पुस्तकालय में भी उसने आग लगा दी। खिलजी ने यहाँ तक कि जनता पर बड़े अत्याचार किए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने कुतुब मीनार बनाया था। यह राज्य बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। लेकिन 1206 ईस्वी में और 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के हिंदुओं ने प्रतिरोध जारी रखा। राजपूतों, मेवों, मंडारों ने सुल्तानों ने इनकी नाक में दम करके रखा। अब बात करते हैं मंगोलों का आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण का यह सिलसिला 13वीं व 14वीं शताब्दी में भी चलता रहा। इन वर्षों में आक्रमणकारी थे मंगोल मध्य एशिया की एक खाना बदोश जनजाति थी, जो खाना बदोश जो घूमती रहती है। इस जाति ने चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 13वीं व 14वीं शताब्दी में मंगोल भारत के लिए खतरा बने रहे। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया व अपने अधिकार में ले लिया। अब 1245 ईस्वी में मंगोलों ने मुल्तान को भी जीत लिया। यानी देखिए गाइस, अलग अलग राजा अलग अलग पीरियड टाइम में अटैक करे और इंडिया पे अटैक के बारे में बता रहे। मंगोलों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लगातार क्या लूटपाट। यानी जो मेन जो भी राजा जो भी दूसरे कंट्री के लोग अटैक करते थे, उनका मेन मोटिव यही था कि इंडिया से धन लेके चलो। मंगोलों के आक्रमण के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। 1297 ईस्वी में मंगोलों ने कादिर खान के नेतृत्व में आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उन्हें सतलुज और व्यास नदियों के क्षेत्र में लूटपाट की। उन्हें बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई। अतः उन्होंने इसके बाद लगातार कई बार भारत पर आक्रमण किए। 1299 ईस्वी में मंगोल ने भारत पर एक बार बड़ा हमला किया और इस बार उन्होंने दिल्ली के प्रदेशों को लूटा। इसके बाद 4 बार 1303 में तरांगी नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और पंजाब व दिल्ली में क्षेत्रों में लूटपाट मचाई। इसके बाद मंगोलों ने लूटपाट के उद्देश्य से 1305 ईस्वी व 6 ईस्वी में भारत पर आक्रमण की। भारत पर मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 में तारमिशरीन खान के नेतृत्व में हुआ। यानी देखिए कितने बार उन्होंने मंगोलों ने अटैक किया सिर्फ इंडिया के ट्रेजर को लूटने के लिए। मंगोलों के आक्रमण से भारत को बहुत ज़्यादा हानि हुई।
लगातार हो रहे आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिम का उपजाऊ क्षेत्र उजड़ गया। पंजाब में अव्यवस्था बिगड़ गई, अवस्था खराब हो गई। हमलों के कारण शासक अब व्यवस्था अस्थिर हो गई, सामाजिक ताना बाना टूटने लगा। उत्तर पश्चिम का समृद्ध नगर लाहौर तो बर्बाद ही हो गया था। यानी वही लाहौर है जिस टाइम पंजाब अभी पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं तैमूर का आक्रमण। 1398 में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर ने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सल्तनत नसरुद्दीन मोहम्मद था। उसने तैमूर के आक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह स्वयं ही आक्रमण का सूचना मिलते ही दिल्ली छोड़कर भाग गया। देखिए, यानी जो शासक तैमूर का जब उसने अटैक किया तो जो सुल्तान था दिल्ली का वो भाग ही गया, कि जब उसे पता चला कि तैमूर अटैक करने वाला है। तैमूर ने दिल्ली को खूब लूटा, हजारों स्त्रियों पुरुषों बच्चों के मौत की घाट उतार दी। वह दिल्ली से भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट के ले गया। बहुत ही युद्धबंदी स्त्री पुरुष एवं बच्चों को दास बनाकर मुस्लिमों को उसने बेच दिया। तैमूर के नरसंहार की बातें दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सदियों तक होती रही। दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में तैमूर ने बर्बाद कर दिया। पंजाब पर उसके प्रतिनिधि ने कई वर्षों तक शासन किया। तैमूर के आक्रमण ने सुल्तानों को सैन्य व्यवस्था को दुर्बलता से प्रकट करके सल्तनत के पतन में भूमिका। यानी तैमूर का जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा हीनियस टाइप का अटैक था। अब बात करते हैं बाबर के आक्रमण की। 16वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख व्यक्ति था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह तैमूर का वंशज था। उसके पिता मध्य एशिया में स्थित फरगना के शासक थे। पिता की मृत्यु के बाद वह अल्प आयु में यानी 1494 ईस्वी में शासक बन गया, लेकिन मध्य एशिया में उज़्बेकों की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। अंत में वह 1504 में काबुल का शासक बन बैठा। काबुल में वह भारत पर हमले की योजना बनाई। 1519 में उसने भारत पर सीमावर्ती किले बाजौर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद उसने दूसरा आक्रमण के दौरान पेशावर को जीता। उसके बाद 1520 में बाबर पंजाब के सियालकोट पर आक्रमण किया, लेकिन वह आगे बढ़ नहीं सका क्योंकि सैयदपुर के लोग ने उसका डटकर मुकाबला किया। उसके बाद बाबर ने अपना चौथा हमला पंजाब पर किया। उसे बाद में उसने पंजाब को भी जीत लिया। बाबर का सबसे जो महत्वपूर्ण हमला था दिल्ली सल्तनत का। यहाँ का सुल्तान उसमें इब्राहिम लोदी था। वह एक अप्रिय शासक था। अप्रिय का मतलब जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत में प्रथम लड़ाई की। अब गाइस ये पानीपत का बैटल आपको मिल जाएगा कि जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको इस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा। वो भी देख सकते हैं कि कैसे बैटल स्टार्ट हुआ, क्या इसके रीजन थे, कौन जीता, कैसे हारते जो इब्राहिम लोदी इतने वॉर जीतने के बाद भी कैसे हार गया था। अब गाइस देखते हैं ये दिल्ली का सल्तनत समाप्त कर दिया। अब गाइस ये देखिए, पहले बार हम इस मैप को समझते हैं। ये जो आधुनिक हरियाणा उसका मानचित्र है कि यहाँ पे इस साइड आपको राजस्थान मिल जाएगा, ये साइड पंजाब है, यहाँ पे ये चंडीगढ़ है और ये यहाँ पे दिल्ली है और ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दिल्ली का सल्तनत को समाप्त कर दिया। उसने मुगल राजवंश की नींव स्थापित की। उसने आगे बढ़ते हुए राजपूताना पर कब्जे करने के लिए 1527 में राणा संगा पर आक्रमण किया और राणा संगा पर आक्रमण करके उसके बहुत टाइम लगा था जीतने में। उसका सामना करने के लिए मेवाड़ के राजा राणा संगा ने मोर्चा संभाला। बाबर के सैनिकों में घबराहट व बेचैनी फैली थी क्योंकि उन्होंने राजपूत के शौर्य साहस की अनेक कथाएं सुन रखी थी। साहसी सूरवीर, युद्ध एवं रक्तपात के शौकीन तथा राष्ट्रीय की सशक्त भावना से ओतप्रोत राजपूतों को सामना कर मुगल सेना का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ऐसे में बाबर ने जिहाद का सहारा लिया। मदिरा के प्याले तोड़कर अपनी सेना को मनोबल ऊंचा करने के लिए प्रयास किया। खनवाह नामक स्थान पर राजपूतों ने वीरता के मुगलों को सामना किया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ और इसमें भी कौन जीतता? इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। बाबर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजपूत मोदिन राय के आसपास एकत्रित 1528 ईस्वी में बाबर ने मोदिन राय पर हमला किया। दोनों सेनाओं के बीच चंदेरी में जनवरी 1528 में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राजपूतों ने अपने प्राण का बलि देने से पूर्व मुगल सेना में भयंकर प्रतिरोध लिया। अगले वर्ष 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया और फिर हारकर बिहार पर वह अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। अब देखिए 1529 में उसने अटैक किया था घाघरा पे और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक बीमारी थी पेचिस, उसके कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। सो गाइस कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो? सो गाइस अगर आप जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और गाइस जो पार्ट 3 है उसका वीडियो